हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 16 में प्रश्न नंबर 42 तक पढ़ा था, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास द्वितीय प्रश्न पत्र में। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 17 से हम लोग जो भी लघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए। सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु और प्रथम सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर का भी मैंने पूरा सिलेबस PYQ राजन सीरीज और बुक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं सब पढ़ा दिया है। और सेकंड सेमेस्टर वाले व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 43, वुड घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। अथवा वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहलाता है, इसकी विवेचना कीजिए। अथवा एक ही प्रश्न को 3 तरीके से पूछा था। वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था कि शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे। तो चलिए, जो आपको पता है 1947 से पहले अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा नीतियाँ लाई थी जिससे शारीरिक रूप से तो वो हिंदुस्तानी हो, लेकिन मानसिक रूप से वो अंग्रेजी तौर तरीकों और सोच वाला हो। इस प्रकार की शिक्षा नीति अंग्रेज लाने का प्रयास कर रहे थे, जिससे वो भारत पर लंबे समय अंतराल तक शासन कर सकें। तो घोषणा पत्र का मूल्यांकन चलिए हम लोग करते हैं इनका। ये 2020 में पूछा था। तो पहला इसका गुण देखते हैं। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र ने शिक्षक, प्रशिक्षक, विद्यालय खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया। तो विलियम वुड का जो घोषणा पत्र था वो बहुत सारे टीचिंग स्कूल जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाए और उस बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर हों, ऐसा सुझाव दिया था। तभी क्या होगा, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा। दूसरा क्या था विलियम घोषणा पत्र का मूल्यांकन। तो इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। ठीक है। तो जब ये विलियम वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया, तब भारतीय लोगों को ये एहसास हुआ कि हमारी शिक्षा का अधिकार अब क्या ले रही है, सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रही है शिक्षा का। और भारत क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। बस ऐसा अनुभव हो रहा था, रियलिटी ऐसा था नहीं। थर्ड, शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। तो जो मैकाले की शिक्षा नीति थी, जिसको निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत कहते हैं, उसको क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया जब ये वुड का घोषणा पत्र आया था। और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। ठीक है। तो जो मैकाले की शिक्षा नीति थी, वो छनाई का सिद्धांत, उसको क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। और हर एक जनता, हर एक देश का निवासी क्या हो, शिक्षित हो, इस चीज पर बल दिया गया। नेक्स्ट देखिए चौथा, इस घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार संपूर्ण देश के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई। मतलब जो वुड का घोषणा पत्र था, ये पूरे देश स्तर पर क्या था, इतना लंबे क्षेत्र पर, इतने बड़े भूभाग पर ये वुड का घोषणा पत्र क्या हुआ, लागू हुआ, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय यानी कि क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक और पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD तक की शिक्षा को स्थान दिया गया था। पांचवा, घोषणा पत्र के द्वारा एक निश्चित शिक्षा नीति को स्वीकार किया गया। जब ये वुड का घोषणा पत्र आया तो एक निश्चित शिक्षा नीति ये मानी गई कि जो ये वुड का घोषणा पत्र है, ये पूरे भारतीय जो उस टाइम है और इंग्लिश भारत में जो भी रहने वाले हैं, इसको पढ़े। इस जो शिक्षा नीति है, इसके वजह से क्या होगा, एक ऐसी शिक्षा नीति है जो सबके लिए लाभकारी है, ऐसा माना जा रहा था। और शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए वुड के घोषणा पत्र से। छठा क्या हुआ, प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना करके। ठीक है। ये वुड के घोषणा पत्र में क्या हुआ, प्रत्येक प्रांत में जो भी रीजन था उस टाइम अंग्रेजों का, जैसे मान लीजिए बंगाल प्रेसिडेंसी था उस टाइम फेमस, कलकत्ता था, केरल था, पूर्वी प्रांत, पश्चिमी, तो ये जो प्रांत थे उसमें क्या किया गया, शिक्षा विभाग की एक नियामक संस्था की स्थापना की गई, जिसे शिक्षा को सुव्यवस्थित, टाइम से एग्जाम कराना, शिक्षकों की भर्ती कराना, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण देना, ये सब सुव्यवस्थित और सुसंगठित बनाने का प्रयास किया गया।
7वां, शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश की गई। तो वुड के घोषणा पत्र के द्वारा जो गरीब बच्चे थे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, उन्हें विद्यालय का फीस नहीं भर पाते थे, उनके लिए छात्रवृत्तियां देने के लिए निर्धन बच्चों के लिए सिफारिश की गई। उसके बाद क्या किया गया? 8वां देखिए, भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की गई। अंग्रेजी भाषा को छोड़ करके भारतीय भाषा में भी भारतीयों को समझने के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, ये जो भारतीय भाषाएं हैं, इस लैंग्वेज में पुस्तकों को लिखना स्टार्ट किया गया। 9वां क्या प्रयास किया गया वुड के घोषणा पत्र में? भारतीय शिक्षा संस्थाओं के पुनरुत्थान। तो जो भी भारतीय शिक्षा संस्थाएं क्या हुई थी उस टाइम, ध्वस्त हो गई थी, नहीं चल रही थी, उनके पुनरुत्थान, दोबारा उत्थान के लिए ध्यान दिया गया था ये वुड के घोषणा पत्र में। 10वां क्या दिया गया था, ध्यान देखिए। तो 10वां पॉइंट ये था कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषाओं को भी माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया और पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। यानी कि अंग्रेजी भाषाओं के साथ इसके पहले जो भी शिक्षा नीतियाँ आई थी, निस्यंदन का सिद्धांत हो गया या मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, उसमें बस अंग्रेजी भाषाओं पर जोर दिया जाता था। शरीर रहे हिंदुस्तानी और दिमाग रहे इंग्लिस्तानी, इस प्रकार की भाषाओं का, इस प्रकार की शिक्षा नीतियों का प्रयोग किया जा रहा था अंग्रेज गवर्नर जनरल और वायसराय के द्वारा। लेकिन जो ये वुड का घोषणा पत्र आया तो इसमें भारतीय भाषाओं में पुस्तक छपने लगा, भारतीय शिक्षा संस्थाओं को वैल्यू दिया जाने लगा और शिक्षा संस्थाएं खुलने लगी धीरे धीरे। और पाठ्यक्रम में क्या हुआ, अंग्रेजी के साथ साथ देसी भाषाएं लिखी। इसमें 2 भाषाओं के मतलब बहुभाषा था इसमें, पहला लेकिन था क्या, इंग्लिश था। इंग्लिश के साथ साथ भारतीय भाषाओं को भी इज्जत देना इसमें स्टार्ट किया गया। 11वां देखिए, श्री जेम्स ने इस घोषणा पत्र को, तो विलियम जेम्स वो भी क्या था, एक अंग्रेजी जो था शासक था, समझिए वायसराय था, उसने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है। तो विलियम जेम्स ने घोषणा पत्र को क्या क्या, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा, यानी कि भारतीयों की शिक्षा के लिए क्या है, सबसे बड़ा अधिकार देने वाला शिक्षा के क्षेत्र में पत्र माना जाएगा, इसीलिए भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र श्री जेम्स ने इसको कहा था। भारतीय शिक्षा में जो उससे पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है और इसके उपरांत हुआ वह इसी से निकलता है। तो इस प्रकार विलियम वुड के द्वारा इतने प्रकार के सुझाव दिए गए थे। जो विलियम वुड का घोषणा पत्र 1854 था, इसका उद्देश्य यही था। और क्यों कहा गया था इसको भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र? तो विलियम जेम्स ने कहा था इसको, क्योंकि अभी तक जो शिक्षा नीति आया था वो भारतीयों के उतना पक्ष में नहीं था, ये पक्ष में ज़्यादा था। तो भारतीयों के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार करने वाला ये एक शिक्षा नीति मानी गई, जो पूरे देश के व्यापक क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ा, इसीलिए भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए 2 नंबर है, इतना काफ़ी है, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा, बना के इसमें ज़्यादा लिखा नहीं सकता है। प्रश्न नंबर 44, न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा, ठीक है, मिनिमम लर्निंग लेवल इसको कहते हैं, कि न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, यह प्राथमिक स्तर की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा क्या है, देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम लर्निंग लेवल। तो मिनिमम लर्निंग लेवल का ये कॉन्सेप्ट बताना है कि बच्चे को किस लेवल तक उसको ये चीज़ें, कम से कम ये तो कुछ ऐसे लेवल होते हैं कि बच्चे को वो सारी चीज़ें पढ़नी आनी चाहिए। तो न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों के योग से निर्मित हुआ है। यदि तीनों का अर्थ अलग अलग समझ लिया जाए तो उसका अभिप्राय स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि जो न्यूनतम अधिगम स्तर है इसकी शाब्दिक अर्थ, यानी कि एटमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एटमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, तो हमें न्यूनतम अधिगम स्तर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहला न्यूनतम का क्या हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में। तो न्यूनतम शब्द का तात्पर्य कौशलता के उस अंश से है, यानी कि उस स्किल से है जो किसी निश्चित कक्षा के छात्रों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। तो मान लीजिए कोई भी एक क्लास का बच्चा जो किसी निश्चित कक्षा के छात्रों द्वारा निश्चित समय में अर्जित कर लेता है तो वो न्यूनतम कहलाता है।
दूसरा अधिगम, मतलब मान लीजिए अगर बच्चा क ख ग सीख रहा है तो कितने न्यूनतम टाइम में क ख ग सीख ले रहा है, लिख ले रहा है, बोल ले रहा है, पढ़ ले रहा है, यही क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। दूसरा अधिगम, लर्निंग जानते हैं आप, अधिगम शब्द का अर्थ है सीखना, अर्थात बालक के व्यवहार में ऐसे परिवर्तन होना जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके, ये आपका अधिगम हो जाएगा। अधिगम तो परिभाषा आता ही है। थर्ड, स्तर, स्तर शब्द का आशय उस स्थिति से है जिसमें बालक निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करना है, अर्थात कक्षा 7 में पढ़ने वाले छात्र का स्तर कक्षा 7 के पाठ्यक्रम का तैयार करना या उसमें निपुण होना। यानी कि स्तर का मतलब हो जाएगा जिसमें बालक एक निश्चित टाइम में क्या कर ले, उस लेवल तक पहुंच जाए, उस लेवल की चीज़ों को समझ जाए। मतलब जो बच्चा किसी क्लास में पढ़ रहा है तो उस क्लास का जो सब्जेक्ट है समझ ले और उसको एक्सप्लेन कर ले, ये उसका स्तर हो जाएगा। अधिगम हो गया और न्यूनतम हो गया। इस प्रकार आपको न्यूनतम अधिगम स्तर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसका परिभाषा देखेंगे। न्यूनतम अधिगम वो तो शाब्दिक अर्थ था, अब देखते हैं न्यूनतम अधिगम स्तर की परिभाषा। तो डेफिनीशन ऑफ मिनिमम लर्निंग लेवल, न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। तो क्या न्यूनतम अधिगम स्तर करता है कि कोई बच्चा मान लीजिए क्लास 1 में है, 2 में है, 3 में है या किसी भी क्लास में है, उस बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर उस क्लास में कम से कम इतनी चीज़ों को आना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा 1 में है तो कम से कम उसे क ख ग घ पढ़ना आ जाना चाहिए और अक्षरों को पहचानना आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक न्यूनतम स्तर हो जाता है कि उस बच्चे को उस कक्षा में ये चीज़ें आनी चाहिए, ये क्राइटेरिया होती है, उसी को न्यूनतम अधिगम स्तर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, उदाहरण, मोहन कक्षा 7 का छात्र है और इसके लिए बोर्ड द्वारा यह निश्चित किया गया है कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करने वाला छात्र उत्तीर्ण होगा। तो उस बालक के द्वारा सत्र में मेहनत करके 7वीं के स्तर को पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यही न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाएगा। यानी कि बच्चा कोई क्लास में पढ़ रहा है तो वो पास क्लास अगले कक्षा में जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उस शिक्षा विभाग द्वारा जो बनाया गया रूल है कि बच्चे को 3300 में से 33 नंबर उसको लाना है, तभी वो अगली कक्षा में जाएगा। तो यही जो 33 है यही न्यूनतम अधिगम स्तर मानी जाती है कि बच्चा चलो कम से कम इतना ला दिया है, अगले कक्षा में जाने के योग्य है। तो ये जो योग्यता है यही न्यूनतम अधिगम स्तर है पास करने की। आधुनिक समय में यह देखा जा रहा है कि अधिगम का न्यूनतम स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है। यानी कि 33% मान लीजिए पासिंग है तो बच्चे को क्या कुछ नंबर भी पा रहा है, 22 नंबर भी पा रहा है, 21 नंबर भी पा रहा है, तो पास कर दिया जा रहा है। यानी कि बच्चे को इतना जो न्यूनतम अधिगम, इतना योग्यता तो होनी ही चाहिए, वो भी बच्चा नहीं पार कर पा रहा है। आजकल के टाइम में ये देखा जा रहा है। छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि का अभाव के परिणाम स्वरूप कक्षाओं में उस गुणात्मक सुधार की संभावना कम होती जा रही है। यानी कि बच्चे के अंदर जो क्वालिटी वाली एजुकेशन होनी चाहिए उसका अभाव हो रहा है। वो सब्जेक्ट को रुचि इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहा है, बोझ लेकर के मान के पढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो न्यूनतम अधिगम स्तर है उसको पार नहीं कर पा रहा है और अगली कक्षा में जाने में उसे बाधा उत्पन्न हो रही है। कहीं कहीं विद्यालयों में अधिगम स्तर बहुत अधिक और कहीं कहीं अधिगम स्तर निम्न है। तो जैसे आप साउथ के जो साउथ के विद्यालय हैं, जो दक्षिण भारतीय विद्यालय हैं या थोड़ा सा जो बड़े बड़े शहरों में विद्यालय हैं, वहाँ पे बच्चे क्या हैं, पढ़ने में कहीं तेज हैं, तो वहाँ का जो अधिगम स्तर है एवरेज पूरे विद्यालय के बच्चों का देखा जाए तो क्या है, वो पास होकर अगली कक्षा में जा रहे हैं, बहुत कम बच्चे फेल हो रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे बच्चे वो भी नहीं पास कर पा रहे हैं। उसका क्या कारण है, इसीलिए सभी छात्रों के लिए समानता को ध्यान में रखकर एक स्तर को निर्धारित किया जाए जिससे अपव्यय, मतलब एक ही कक्षा में बार बार न पढ़े, एवं अवरोधन जैसी ज्वलंत समस्याओं का समाधान सरलता से हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए ना, अभी ये इसका क्या था, परिभाषा था और शाब्दिक अर्थ और परिभाषा हो गया। और इसकी गुणवत्ता में, प्राथमिक स्तर की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या क्या आवश्यक है,
तो न्यूनतम अधिगम स्तर की जो आवश्यकता है वो देखिए क्यों है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता, नीड ऑफ मिनिमम लर्निंग लेवल। तो नीड ऑफ मिनिमम लर्निंग लेवल की क्यों आवश्यकता हुई? तो न्यूनतम अधिगम स्तर शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इस प्रकार सहायक है, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा करने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर को लाया गया है। पहला, अपव्यय एवं अवरोधन, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। तो वेस्टेज और स्टैग्नेशन, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या एक ज्वलंत समस्या है। यह समस्या अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर छात्र एक कक्षा में असफल होने के कारण या तो विद्यालय छोड़ देते हैं या फिर एक पुरानी कक्षा की ही शोभा बढ़ाते रहते हैं। ठीक है। इस समस्या के उन्मूलन के विषय में हंटार्ग समिति ने जोरदार विरोध करते हुए इसके समाधान प्रस्तुत किए। तो जो हंटार्ग समिति आई थी, जो बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते रहते थे और पास नहीं हो पा के आगे क्लास में नहीं जा पाते थे, तो हंटार्ग समिति ने इसका पूरे देश में विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। उन्हें उनके अधिगम स्तर में सुधार करके उनको अगली कक्षा में प्रमोट करने का प्रयास करना चाहिए, सरकार को भी और शिक्षक संस्थाओं को भी। लेकिन यह समस्या आज भी बनी हुई है। अतः इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा में छात्रों के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर का निर्माण किया जाए। दूसरा देखिए, छात्रों के स्तर में अंतर, डिफरेंस इन लेवल ऑफ स्टूडेंट। तो छात्रों के स्तर में अंतर क्यों है? तो यही न्यूनतम अधिगम स्तर के वजह से बच्चे क्या उस लेवल को नहीं पार कर पाते हैं, तो अंतर तो आ ही जाएगा। तो डिफरेंस इन लेवल ऑफ स्टूडेंट, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता छात्रों के स्तर में अंतर पाए जाने के कारण निरंतर स्वीकार की जा रही है। एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय, एक जिले से दूसरे जिले, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के शैक्षिक स्तरों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, जो आप साक्षरता दर देखते होंगे हर जनगणना पे निकलता भी है। अतः जिस प्रकार शैक्षिक अवसरों में समानता का अधिकार है, यानी कि सबको समान रूप से शैक्षिक अवसर मिलना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि कोई कुछ लोग ज़्यादा पढ़ लें कुछ लोग कम पढ़ लें, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। उसी प्रकार शिक्षा के न्यूनतम अधिगम स्तर में समानता होनी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के स्तर तथा उत्तीर्ण होने की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। तीसरी इसकी क्यों आवश्यकता हुई न्यूनतम अधिगम स्तर लाने की? तो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, तो डिक्रीज ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड। वर्तमान समय में शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। जब तक शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में न्यूनतम अधिगम स्तर लागू नहीं होगा तथा शिक्षा के गिरते हुए स्तर में सुधार लाना संभव नहीं है, प्राथमिक स्तर के बालक को किस स्तर पर किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है तथा उन्हें कैसे प्राप्त किया जाना है, इसका निर्धारण आवश्यक है। इसलिए न्यूनतम शैक्षिक अधिगम स्तर होना आवश्यक है, ताकि बच्चे को जब ये लेवल डिसाइड होगा कि बच्चे को हिंदी बोलना पढ़ना आ जाना चाहिए, गणित के कुछ गुणा भाग घटाना आना चाहिए, गिनती यहाँ तक याद होना चाहिए, किताब को मिला करके वो बच्चे पढ़ लेते हों क्लास 1 तक या 2 तक, तो ये जो न्यूनतम अधिगम स्तर जब डिसाइड आप कर देंगे तो बच्चे क्या होंगे, तभी पास करके अगली कक्षा में जाएंगे। जिससे जब ये न्यूनतम अधिगम स्तर डिसाइड रहेगा तो टीचर भी पढ़ाने में मन लगाएंगे और बच्चे का शिक्षा में अधिकार मिलेगा और वो क्या करेगा, बच्चा अपने आप को शिक्षित कर पाएगा। इसीलिए न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता हुई। उपर्युक्त समस्या को ध्यान में रखकर 1986 की शिक्षा नीति में क्रियान्वयन योजना में इस बात को रखा गया कि प्रत्येक स्तर पर छात्रों हेतु न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित किए जाएं तथा उस स्तर पर उस योग्यता को प्राप्त करने हेतु पूर्ण प्रयास करना चाहिए। इसके लिए इस तथ्य का निरीक्षण करना भी आवश्यक है
कि हमारे द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम स्तर तैयार किया है उसे छात्र पा रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो उनके कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर कर उनका समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। तो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर को बचाने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता हुई। छात्रों के स्तर में अंतर की वजह से क्या किया गया, न्यूनतम अधिगम स्तर को लाया गया। अपव्यय एवं अवरोधन, वेस्टेज और स्टैग्नेशन के वजह से न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता हुई। और न्यूनतम अधिगम स्तर की परिभाषा भी हमने देख लिया है। और न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 44 फाइनल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट प्रश्न 45, सन 1813 के आज्ञा पत्र जो विलियम वुड का था ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार एक नई दिशा प्रदान की। तो मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया। तो जो मैकाले का जो विवरण पत्र था उसने प्राच्य पाश्चात्य और ज्ञान विज्ञान का द्वार भारतीयों के लिए खोल दिया, लेकिन क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। तो जब अंग्रेजी भारत में आया तो भारतीय भी क्या करने लगे, अंग्रेजी को पढ़ने लिखने सीखने लगे। तो इस प्रकार 1813 के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नई दिशा दी। भारतीय भी क्या करने लगे, अंग्रेजी पढ़ने के लिए आगे बढ़ने लगे, एक तरह से ये कह सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से निस्यंदन सिद्धांत पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेकेंड वाले सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं और प्रथम सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ भी सजेस्ट कर सकते हैं इस चैनल से पढ़ने के लिए। मैंने पूरा फ्री कंटेंट में उनको पढ़ा दिया है। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम से जुड़ के ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।